वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पाठ 8 हमें दे रखा है तीन युवा पंडित। हमें यहाँ पे कहानी दे रखी है। उस कहानी में हमें ये बता रखा है कि तीन युवा पंडित जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। किस तरीके से करते हैं हमने कहानी सुनी है। यहाँ पे देखो हमें बता रखा है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि कछुआ दौड़ में आगे कैसे निकला होगा। आपने कहानी पढ़ी थी कछुआ और खरगोश की। उसमें आपने सुना था ना कि जो कछुआ है बहुत तेज भागता है ना, और जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो अपनी बुद्धि से बिना थके आगे बढ़ता जाता है और अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। और जो खरगोश है वो अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड करता है, इसलिए रास्ते में क्या करता है, सो जाता है और अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं पाता और हार जाता है ना। तो इस तरह क्या होता है कि कछुए के तेज चाल होने के बाद भी वो हार जाता है उस रेस में, और जो कछुआ होता है इतना धीरे चलता है तो भी वो जीत जाता है। हमें इसी तरीके की आगे कहानी बता रखी है तीन युवा पंडितों की। युवा का मतलब जवान से होता है। आगे हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, पेज नंबर 73 पे। 73 में हमें यहाँ बता रखा है, सबसे पहले हमें कुछ शब्दार्थ बता रखे हैं वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखो यहाँ बता रखा है अर्जन। अर्जन का मतलब क्या होता है, ग्रहण या फिर प्राप्त करना। अर्जन विद्या अर्जन करना, तो मतलब उसका होगा कि प्राप्त करना, ठीक है, गेन करना किसी चीज को। अनुसरण यानी कि पीछे चलते हुए, या अनुकरण किसी के पीछे पीछे चलना यानी कि अनुसरण करना। पाठा, अब पाठा किसे कहते हैं, भैंस के बच्चे को पाठा कहते हैं। प्रसन्न यानी कि खुश। कारागृह जेल। विचार विमर्श, आपस में किसी मुद्दे पर बातचीत करना उसको बोलते हैं विचार विमर्श, जैसे कि आप इंग्लिश में बोलते हो डिस्कस करना। ठीक है, चैप्टर पढ़ते हैं हम। असम के कुछ इलाकों को ऊपरी असम और कुछ इलाकों को निचली असम के नाम से जाना जाता था। तो असम को जो है उसके इलाके को बांट दिया गया था। कुछ इलाकों को तो कहते थे कि ऊपरी असम, और कुछ इलाकों को कहा जाता था निचली असम के नाम से जाना जाता था। जोरहाट ऊपरी असम का एक प्रसिद्ध शहर था। अब एक शहर के बारे में यहाँ पे बता रखा है, जोरहाट। जोरहाट जो है वो ऊपरी असम का एक प्रसिद्ध यानी कि जाना माना शहर था। उस शहर के तीन युवक नवद्वीप में शिक्षा अर्जन करने गए थे। कहाँ गए थे, नवद्वीप में शिक्षा अर्जन करने गए थे। एक शहर बताया हमें, कौन सा, जोरहाट, जो कहाँ पर है, ऊपरी असम का प्रसिद्ध शहर है। ध्यान रखोगे आप, मैं एक एक बात आपसे पूछूंगी कि कौन से शहर का नाम आया जहाँ के वो तीन युवा पंडित थे, कहाँ के थे, जोरहाट के। जोरहाट कहाँ पर है, ऊपरी असम के भाग पर दे रखा है। असम को दो भागों में बांटा है, ऊपरी असम और निचली असम। ऊपरी असम का एक भाग है जोरहाट, जहाँ पर तीन युवा पंडित रहते थे। वो कहाँ गए थे, नवद्वीप में। नवद्वीप में क्या करने गए थे, शिक्षा अर्जन करने गए थे, यानी कि ग्रहण करने गए थे, शिक्षा पाने गए थे। ठीक है, 6 वर्षों तक वहां गुरुकुल में रहकर उन्होंने तरह तरह की विद्याएं सीखी। 6 वर्षों तक वो कहाँ रहे थे, नवद्वीप में। 6 वर्षों तक वो गुरुकुल में रहे, जहाँ पर पढ़ाई करते थे। पहले जमाने में स्कूल वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, गुरुकुल में रह करके वहां पर शिक्षा ग्रहण की थी। 6 सालों तक, वर्षों तक वो गुरुकुल में रहकर उन्होंने तरह तरह की विद्याएं सीखी, पढ़ाई की। पंडित बनकर तीन युवक अपने शहर लौट रहे थे। वो तीन युवा जो थे, जो नवद्वीप में शिक्षा अर्जन करने के लिए गए थे। ठीक है, वहां पर उन्होंने 6 सालों तक शिक्षा ग्रहण की और पंडित बन के निकले, बहुत सारी विद्याएं सीखी। और वो तीनों पंडित बनकर अपने शहर, अपने गांव जहां वो रहते थे वहां पर लौट रहे थे। फिर से बता रही हूँ आपको, असम को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी असम और निचली असम। ऊपरी असम का एक भाग है जोरहाट। ठीक है, उस शहर के तीन युवक कहाँ के रहने वाले थे, वो जोरहाट के। और कहाँ गए थे, वो नवद्वीप में गए थे शिक्षा अर्जन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। 6 सालों तक वो वहां पे रहे, गुरुकुल में रहे। उन्होंने बहुत सारी विद्याएं पढ़ाई की। पंडित बनकर तीनों युवक अपने शहर लौट रहे थे। कहाँ लौट रहे थे, अपने शहर लौट रहे थे। अब उनका शहर कौन सा था, जोरहाट। ठीक है, लौटते समय रास्ते में अपने शहर के निकट ही उन्हें कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए। जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए।
हमने पढ़ा था असम को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी असम और निचली असम। ऊपरी असम का एक भाग है जोरहाट, एक जगह का नाम है जहां पर कौन रहते थे, तीन युवा पंडित रहते थे। वो कहाँ गए थे, नवद्वीप में गए थे, एक जगह का नाम है नवद्वीप, वहां गए थे। ठीक है, और वहां पर वो क्या करने गए थे, अपनी पढ़ाई करने गए थे, शिक्षा अर्जन करने गए थे, यानी कि शिक्षा को प्राप्त करने के लिए गए थे। ठीक है, और वहां पर वो कितने टाइम तक रहे, 6 सालों तक रहे। वहां गुरुकुल में रहकर उन्होंने तरह तरह की विद्याएं सीखी। पंडित बनकर तीनों युवा पंडित अपने शहर लौटे। अपना शहर उनका कौन सा था, जोरहाट। ठीक है, वहां वापस लौट रहे थे। लौटते समय रास्ते में अपने शहर के निकट ही उन्हें कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए। कुछ पैरों के, जब वो वापस आ रहे थे ना, रास्ते में उन्होंने जमीन पर कुछ पैरों के निशान देखे। एक युवक ने कहा, ये एक भैंस के पैरों के निशान है। क्या अंदाजा लगाया उन्होंने कि एक युवक उनमें से, जो पंडित बन के आए थे ना तीनों, उनमें से एक ने कहा कि ये भैंस के पैरों के निशान है। दूसरे युवक ने कहा कि भैंस अवश्य पाठे को जन्म देने वाली होगी, यानी कि अपने बच्चे को जन्म देने वाली होगी। ठीक है, और तीसरे युवक ने कहा कि भैंस ने अभी अभी एक पाठे को जन्म दिया है। तीनों ने अपना अपना अनुमान लगाया। उन्होंने जमीन पे पैरों के निशान देखे और तीनों ने अपना अनुमान लगाते हुए बताया कि पहले युवक ने बोला कि वो भैंस के पैरों के निशान है। ठीक है, और दूसरे युवक ने बोला कि वो भैंस अवश्य ही पाठे को जन्म देने वाली होगी, और तीसरे ने कहा कि भैंस ने अभी अभी एक पाठे को जन्म दिया। मतलब पैरों के निशान से वो अंदाजा लगा रहे थे कि भैंस के निशान, भैंस के पैरों के निशान है। दूसरे ने कहा वो पाठे को जन्म, यानी कि बच्चे को जन्म देने वाली है, और तीसरे ने कहा कि वो बच्चे को जन्म दे चुकी है। पाठे मतलब भैंस का बच्चा। अपनी बात की सच्चाई जानने के लिए तीनों भैंस के पैरों के निशान का अनुसरण करने लगे। अनुसरण का मतलब मैंने आपको बताया था, पीछे चलते हुए जाना, अनुकरण करना। ठीक है, अपनी बात की सच्चाई जानने के लिए, कि वो सच जानने के लिए, कि हम जैसा अंदाजा लगा रहे हैं पैरों के निशान देख के कि भैंस के पैरों के निशान है, कि सच में वो भैंस के पैरों के निशान है या नहीं, बच्चे का जन्म दिया है या नहीं, या देने वाली है। इन सब बातों की सच्चाई जानने के लिए वो जो पैरों के निशान थे ना, उसके पीछे पीछे चलने लग गए। अनुसरण का मतलब पीछे पीछे जाना। वो पीछे पीछे चलने लग गए कि अपनी बात की सच्चाई जानने के लिए। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक भैंस खड़ी है। थोड़ी ही दूर गए थे, उन्होंने देखा कि एक भैंस जो है वो एक पेड़ के नीचे खड़ी है, और पास ही में एक छोटा सा पाठा भी पड़ा है, यानी कि भैंस का बच्चा भी उसके पास में ही है। तीनों बड़े प्रसन्न हुए। तीनों जो है बहुत ज्यादा खुश हुए। क्यों खुश हुए थे वो, क्योंकि उन्होंने जो अंदाजा लगाया था वो एकदम सही था। उन्होंने जो निशान देखे थे, उन्हें लगा था वो भैंस के पैरों के निशान है, तो एकदम सही थे। उन्होंने ये अंदाजा लगाया था कि वो पाठी को जन्म देने वाली है, वो भी एकदम सही था। उसके बाद तीसरे ने अंदाजा लगाया था कि वो बच्चे को जन्म दे चुकी है, तो वो एकदम सही था, क्योंकि भैंस का जो बच्चा है वो उसके पास ही खड़ा था। ठीक है, वास्तव में वह भैंस राजा की थी, और जब उन्हें पता चला कि वो, ये जो भैंस है वो राजा की है, जो 3 दिनों से गायब थी। उनको ये सब नहीं पता था कि वो भैंस है वो राजा की है, और 3 दिन से गायब हुई हुई है। राजा के सिपाही उसकी खोज कर रहे थे। जो राजा के सिपाही थे ना, उसकी खोज कर रहे। राजा ने भेजा था अपने सिपाहियों की, मेरी भैंस गुम हो गई है, तुम ढूंढ करके लाओ। तो सिपाही जो है उसकी खोजबीन कर रहे थे 3 दिनों से उस भैंस की। जब राजा के सिपाहियों ने भैंस को देखा तो वो उसके निकट आए, और वहां पर उन्होंने तीनों युवकों को खड़े होकर आपस में बात करते हुए देखा। तो सिपाही जैसे ही ढूंढ रहे थे उन राजा की भैंस को, तो उन्होंने देखा कि उस भैंस के निकट वो तीनों जो युवक हैं वो खड़े हैं और आपस में बात कर रहे हैं। सिपाहियों ने समझा कि यही भैंस को चुरा कर लाए हैं। अब उन्होंने क्या अंदाजा लगाया सिपाहियों ने, कि वो जो भैंस है, जो राजा की भैंस जो 3 दिन से गायब थी, ये तीनों युवक ने उसको चुरा लिया था। बस फिर क्या था, सैनिक भैंस के पास, भैंस के साथ उन तीनों युवकों को पकड़कर अपने साथ ले गए। उन्होंने क्या समझा कि इन्होंने चोरी की है तीनों युवकों ने, तो उन्होंने भैंस को और तीनों युवकों को पकड़ा और पकड़ के अपने साथ ले गए। भैंस को खूंटे से बांधने के बाद उन्होंने तीनों युवा पंडितों को भैंस चोर के रूप में राजा के सामने पेश कर दिया। उन्होंने क्या किया, भैंस को तो ले गए और खूंटे से बांध दिया। अब खूंटा क्या होता है, जहाँ पे जानवरों को बांध के रखा जाता है, लोहे का बना हुआ होता है, और उस पे एक खूंटी सी बनी हुई होती है और रस्सी बंधी हुई होती है, जो उनके गले में बांध करके जानवरों के उनको एक जगह पे खड़ा
खड़ा कर देते हैं। तो भैंस को खूंटे से बांधने के बाद उन्होंने तीनों युवा पंडितों को भैंस चोर के रूप में, उन्होंने वो जो 3 युवा पंडित थे उन्होंने क्या जताया ये कि ये भैंस के चोर हैं, और राजा के सामने उसको ले गए और ये जताने लगे कि इन्होंने भैंस की चोरी की है, और राजा के सामने उसको पेश कर दिया, यानी कि खड़ा कर दिया। राजा ने पूछताछ के बिना उनको कारागार में यानी कि जेल में बंद करने का आदेश दिया। उन्होंने, राजा ने कुछ भी नहीं पूछा उन तीनों युवा पंडितों से कि भाई तुम कौन हो और क्यों खड़े थे, ये सब उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने बस जैसे सिपाही ने बोला उन्होंने उनकी बातों पर यकीन कर लिया और उनको जेल में बंद करने का आदेश दे दिया बिना बात की सच्चाई के जाने। तीनों युवा पंडित हैरान परेशान हो गए थे। उनको बहुत ज्यादा हैरानी भी हो रही थी कि ऐसा कैसा राजा है जिन्होंने हमारी कोई सफाई मांगी नहीं, हमसे कुछ पूछा ही नहीं, बस जैसा सिपाहियों ने कहा है वैसा उनकी बातों पे यकीन करते हुए हमें जेल में बंद करने का आदेश दे दिया। वो बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो रहे थे, आपस में विचार विमर्श करने लगे कि आपस में किसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं ना, जैसे कि आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो वो यही कर रहे थे कि ऐसा कैसा राजा है। वो तीनों आपस में विचार विमर्श करने लग गए। एक युवा जिसका नाम, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, एक युवक जिसका नाम क्या दे रखा है, युद्धुथा, बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे हमें चित्र दिखा रखा है, जो हमने पीछे कहानी पढ़ी है ना कि सिपाही आ गए हैं और भैंस का बच्चा भी है, और तीनों युवक पास में खड़े होकर के खुश हो रहे हैं कि जैसा हमने सोचा था सब कुछ वैसा ही है ना। और सिपाही आए और सिपाही ने देखा है कि तीनों युवक जो है भैंस के पास खड़े हैं, यानी कि वो क्या है, भैंस चोर है, क्योंकि वो उनके पास खड़े थे और राजा की जो भैंस है वो गुम हो रखी थी, तो उन्होंने उसको चोर समझ लिया था। और आगे हम जब कहानी पढ़ रहे हैं तो हमने देखा कि जैसे उनको जेल में बंद करने का आदेश दे दिया, वो तीनों युवक जो है आपस में विचार विमर्श करने लगे उस मुद्दे पर कि ऐसा कैसा राजा है, हमारी सफाई लेनी और हमें जेल में बंद करने का आदेश दे दिया। ऐसी बातचीत कर रहे थे तो जो उसमें एक युवक था जिसका नाम था यद्दु, वो बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा युवक दिमान, नाम देखो उनके क्या थे, पहले युवक का नाम था यद्दु, दूसरे युवक का नाम था दिमान। याद रखोगे, तीन युवकों का नाम बता रखा है, ठीक है। पहले का नाम है यद्दु, दूसरे का नाम है दिमान। पहले वाले ने क्या बोला, मतलब कोई ऐसे बात चल रही थी, उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा युवक दिमान, उसने बोला ऐसा होता तो वह खाता। युवक खंडेश्वर बोला, अब तीसरे का नाम क्या है, खंडेश्वर, तो क्या उसने नहीं खाया है। मतलब अजीबोगरीब बात है जो हमको सुनने में समझ में नहीं आ रही है ना, कि यद्दु, दिमान, खंडेश्वर, तीन युवकों का नाम है। यद्दु क्या बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दिमान क्या बोलता है, ऐसा होता तो वह खाता। खंडेश्वर ने कहा तो क्या उसने नहीं खाया है। मतलब बातें समझ में नहीं आ रही ना, आगे समझ में आएगी, देखो क्या कह रहे हैं। तीनों युवक बार बार यही दोहराने लगे, मतलब वो एक ही बात बोले जा रहे थे। यदु बोलता ऐसा नहीं हो सकता, दिमान बोलता ऐसा होता तो वह खाता। खटेश्वर बोला तो क्या उसने नहीं खाया है। वो अपनी बात को दोहरा रहे थे, यानी कि बार बार बोल रहे थे। कारगर प्रहरी ने जब ये बातें सुनी तो उसे लगा कि जरूर कोई बात है। जब पहरी पहरी मतलब जो पहरेदार होता है, जब उसने ये सब बातें सुनी ना कि क्या अजीबोगरीब बातें कर रहे हो, बार बार दोहरा रहे हैं, तो जब उसने उसकी बातें सुनी, पहरेदार ने जब बातें सुनी, जेल में डाला था ना उनको, तो जेल के बाहर पहरेदार खड़े होते हैं कि वो कैदी जो है वो भाग नहीं जाए, तो उसको पहरेदार बोलते हैं। तो पहरेदार ने जब उनकी बातें सुनी तो उनको लगा कि जरूर कोई बात है। वो घबरा गया और राजा को जाकर तीनों युवकों की बातें कह सुनाई। उन्होंने, उसने क्या किया, तीनों युवकों की बातें उनको कह के सुना दी कि ऐसे से बोल रहे हैं वो तो। जब सुबह राज दरबार में युवा पंडितों को हाजिर होने का आदेश दिया, रात भर वो जेल में बंद रहे। उसके बाद में राज दरबार में युवा पंडितों को हाजिर होने का यानी कि उपस्थित होने का आदेश दिया कि आओ अब राजा तुम्हें बुला रहे हैं। जब तीनों युवा पंडित सामने आए तो राजा ने कहा तुम तीनों कारगृह में एक दूसरे से जो कह रहे थे उसका क्या मतलब है। राजा ने उन्हें अपने सामने पेश करवाया, बुलवाया, हाजिर करवाया और उनसे पूछा कि जो तुम बोल रहे थे ना कि ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा होता तो खाता, तो क्या उसने खाया, तो इन सब बातों का मतलब क्या है। राजा उनसे मतलब पूछने लगा। साफ साफ बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा, यानी कि मौत की सजा दे दूंगा। राजा उनसे बार बार पूछने लगा कि तुम बताओ, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मौत की सजा दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे।
तीनों युवक जान चुके थे कि राजा बिना सोचे विचारे काम करने वाला व्यक्ति है। जो तीनों युवक थे अच्छी विद्या अर्जन करके आए थे, तो उनको राजा की बातों से समझ में तो आ गया था कि राजा कहने को राजा है लेकिन बिना सोचे विचारे अपना काम करता है, ऐसा व्यक्ति है। क्योंकि उसने जब हमें बुलाया तो हमारा कोई भी बात, उसने कोई हमारी सफाई नहीं सुनी, कोई हमारी बात नहीं सुनी। जैसा सिपाहियों ने कहा कि हम भैंस चोर है, उसने मान लिया और हमको कारागार में डाल दिया। तो उन्होंने क्या अंदाजा लगा लिया था कि राजा जो है कोई सोचता समझता नहीं है, बस ऐसा व्यक्ति है कि बिना सोचे विचारे अपना काम कर लेता है। उन्होंने ऐसा सोचा, हम ऐसे ही मरेंगे, हम ऐसे भी मरेंगे और वैसे भी मरेंगे, तो क्यों ना सारी बात साफ साफ कह दी जाए। उन वो जो तीनों युवा पंडित थे ना, वो सोच रहे थे कि हम तो ऐसे भी मरेंगे और वैसे भी मरेंगे, बोलेंगे तो भी मरेंगे, नहीं बोलेंगे तो भी मरेंगे, तो ऐसे तो फिर क्या करें, हम अपनी बात को साफ साफ बता ही देते हैं कि हम क्या बातें कर रहे हैं। तो उसमें जो सबसे पहला यद्दू व्यक्ति था, उसका क्या नाम था, यद्दू। यद्दू बोला, महाराज मैंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। कहने का अर्थ यह है कि हम तीनों मित्र विचार कर रहे थे कि इस देश का राजा बैल है, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि देखो, जो उसका मतलब था ना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सबसे पहले यद्दू ऐसा बोल रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो उसका कहने का मतलब क्या था। वो कहता है कि महाराज मैंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे कहने का मतलब है कि हम तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि इस देश का जो राजा है ना, वो बैल है। क्यों है, क्योंकि मैंने ऐसा कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता दिमाग। तो मैंने ये जवाब दिया था जब हम तीनों आपस में बोल रहे थे ना कि ये जो हमारा राजा है वो बैल है, तो मैंने ऐसा कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। तो दीवान ने बोला, जी महाराज मैंने कहा कि ऐसा होता तो वह खाता, यानी कि राजा अगर बैल होता तो वो घास जरूर खाता। तो दीवान कहता है कि मैंने बोला था हाँ कि यदि ऐसा होता तो वो घास खाता। वो आपस में क्या बातचीत करते कि राजा क्या है, राजा राजा नहीं है क्योंकि बिना सोचे समझे अपना काम करता है, वो एक बैल के समान है। वो कहता है कि अच्छा बैल है। तो यद्दू बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दिमान क्या कहता है कि अगर वो बैल होता तो वो घास खाता। खंडेश्वर समझ गया कि अब उसकी शामत आई है। शामत यानी कि वो कहता है कि अब मेरी शामत आई, यानी कि अब मेरे पर आफत आने वाली है। शामत का मतलब आफत आने वाली है। हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैंने कहा था तो क्या उसने नहीं खाया, यानी उसने घास नहीं खाई है। उसने राजा को बैल बना दिया, बैल बना के कहता कि अगर बैल है तो वो घास खाता है। तो फिर दिमाग क्या कहता है, तो उसने घास नहीं खाई। और लास्ट में खंडेश्वर क्या कहता है कि नहीं उसने घास नहीं खाई है। वो पूछता है उसने घास नहीं खाई, यानी उसने घास ही खाई है। राजा तीनों मित्रों की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। तुम लोग मुझे बैल क्यों मान रहे हो। राजा उन तीनों की बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और कहते हैं कि तुम लोग मुझे बैल क्यों मान रहे हो, सही सही बताओ, अन्यथा बेमौत मारे जाओगे। वो कहते हैं तो अपनी बातों की जो गहराई है ना वो मुझे बता दो, नहीं तो तुम बेमौत मारे जाओगे। इन तीनों ब्राह्मण पुत्र हैं और कई सालों से नवद्वीप में रहकर अध्ययन करते हुए पंडित बनकर लौटे हैं। वो कहते हैं कि हम तीनों ब्राह्मण पुत्र हैं और हम अपना अध्ययन और अपनी पढ़ाई करते हुए पंडित बनकर यहाँ लौटे। रास्ते में कल सुबह भैंस के पैरों के निशान देखकर मैंने कहा कि किसी भैंस के पैरों के निशान है। वो अपनी कहानी पूरी बताते हैं राजा को कि हम शिक्षा अर्जन करके आ रहे थे, अपनी पढ़ाई करके आ रहे थे और रास्ते में हमने भैंस को देखा था, भैंस के पैरों के निशानों को देखा था और हम अंदाजा लगा रहे थे किसी भैंस के पैरों के निशान है। और दूसरी तरफ संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि भैंस किसी पाठ्य को जन्म देने वाली है, यानी कि किसी बच्चे को जन्म देने वाली है। और तीसरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसने कहा था कि भैंस ने अभी अभी एक पाठ्य को जन्म दिया है, इसलिए महाराज हम लोग अपनी विद्या बुद्धि की जांच करने के लिए पैरों के निशान के पीछे पीछे गए थे। तो जब हम अपनी बुद्धि अपनी विद्या जो हमने ग्रहण की, जिसकी वजह से हम ये सब अंदाजे लगा रहे थे, तो हम अपनी जो अंदाजे हैं उसकी जांच करने के लिए हम उस पैरों के निशानों के पीछे पीछे गए थे, ये देखने के लिए कि हमने जो कुछ भी सोचा है वो सही है या नहीं है। हमने देखा कि भैंस ने थोड़ी देर पहले ही एक पाटे को जन्म दिया था। तो जब हम उस पैरों के निशानों के पीछे गए तो हमने देखा कि वहां पे भैंस भी खड़ी है और उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया है। इस खुशी से हम लोग भैंस और उसके बच्चे को देख रहे थे कि हम बहुत खुश हो रहे थे कि हमने जो भी अंदाजे लगाए हैं सब सही निकले हैं, यानी कि हमने जो अध्ययन किया है, जो पढ़ाई की है वो एकदम सही की है। तभी महाराज आपके सिपाही वहां आकर पहुंच गए और भैंस के साथ हमें चोर समझकर पकड़ कर ले आए और आपने भी कोई जांच किए बिना ही हमें कारागृह में यानी कि जेल में
भेज दिया। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि राजा दोष के बिना ही दंड देता है, यानी कि हमने कोई गलती नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, तो भी आपने हमें जेल में भेजने का दंड दे दिया। तो वह आदमी नहीं है, बस बैल ही हो सकता है, बस। तो उसने क्या कहा कि ऐसा राजा राजा नहीं है, कोई आदमी नहीं है, बल्कि क्या है, बैल है, जिसने हमारी सफाई नहीं सुनी। बस सिपाहियों ने जैसा कहा उसको मानते हुए हमें जेल में भेज दिया। यह सुनकर राजा ने शर्मिंदा होकर कहा, हाँ मुझसे गलती हो गई है, आज से मैं बिना जांच पड़ताल के कभी किसी को दंड नहीं दूंगा। इतना कहकर राजा ने युवकों को मुक्त कर दिया, यानी कि आजाद कर दिया। अपनी दरबार में सभासद बना लिया, और उनको क्या बना लिया, अपने दरबार में अपना दरबारी बना के रख लिया, राज दरबारी बना करके। और उन्हें अपनी शिक्षा का, जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, उन पे जो था, उन सबको गर्व होने लगा कि हमने जो शिक्षा अर्जन की है उससे हम राजा को भी हमारी बात समझ में आ गई है। तो आपने क्या सीखा इस कहानी से, कि जो उन्होंने राजा को माना था, कि जो अपने विद्या के, जो उन्होंने विद्या ग्रहण की थी, उससे उन्होंने ये समझा, जो अंदाजे लगाए वो सब सही निकले, और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने राजा के सामने अपने सच को भी सामने रख पाए, और राजा भी उनकी बात को समझ पाया। ये हुआ है बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट।